हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। और आप सभी को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 आप सभी के लिए बहुत ही शुभकारी हो, लाभदायक हो और बहुत सारी खुशियां देने वाला हो। 2025 के अंदर जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उन सभी का उसके अंदर सिलेक्शन हो, ये मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से। और ये मेरी कामना है, इच्छा है, आप सभी के लिए दुआ है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा अव्यय की सेकंड क्लास। अव्यय का वो हमने कर ली थी डिटेल, 2-3 डिटेल हमारी बचती हैं टॉपिक की, तो वो आज हम करेंगे। देखते हैं भाई अव्यय के कौन कौन से पार्ट हमारे बचे हुए हैं। मैंने ये करवा दिया था कि अव्यय क्या होता है, अव्यय किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसका खर्च ना हो किसी पर भी, लिंग विशेषण काल कारक के कारण जिसमें कोई परिवर्तन न आए, उसे क्या कहेंगे हम? अव्यय अविकारी शब्द कहेंगे। मैंने ये भी बताया था आपको कि अव्यय अविकारी में कितना अंतर है। वैसे तो समान होते हैं अव्यय अविकारी। जो अविकारी शब्द है वो अव्यय को ही माना गया है, लेकिन इसमें क्या फर्क है? सिर्फ इसके भेदों में फर्क है। इसके मैंने बताए थे अव्यय के 4 भेद बताए थे मैंने। कौन कौन से बताए थे अव्यय के? सबसे पहले कौन सा था? क्रिया विशेषण। दूसरा क्या था? समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। तीसरा था समुच्चय बोधक। और चौथा था विस्मयादि बोधक। ये किसके हैं? ये अव्यय के भेद हैं भाई। और एक बचता है निपात। जो 5वां है वो निपात किसके अंदर आएगा? ये अविकारी का भाग माना गया है, भेद माना गया है। किसका? अविकारी का। देखो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये सभी किसके अंदर आएंगे? अविकारी के अंदर। और अव्यय के अंदर ये चारों रह जाएंगे। तो हम कर चुके थे कहां तक? यहां तक हम कर चुके थे, समुच्चय बोधक तक। हमने देखा था कि क्रिया विशेषण क्या होता है। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के अंदर हमने देखा था कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता में क्रिया के अर्थ की विशेषता बताता है, वो क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। जैसे धीरे चलो, मैंने एग्जाम्पल लिया था, जैसे धीरे चलो। अब चलना क्या है? यहाँ पे क्रिया होगी और इसकी क्या विशेषता बता दी कि धीरे चलो, तो ये क्या होगी? विशेषता, विशेषण होगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना? क्रिया विशेषण। उसके बाद हमने देखा था संबंध बोधक। मैंने ये बताया था कि एक अव्यय जब दूसरे अव्यय का क्या बताए? संबंध बताए। एक वाक्य जब दूसरे वाक्य को संबंध दर्शाए उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? वो संबंध बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। सेकंड मैंने ये बताया था। संबंध बोधक है, नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध बोधक क्या होता है कि जिन अविकारी शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे वाक्यों से, जिन अविकारी शब्दों का, जिन अविकारी शब्दों का एक वाक्य से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से क्या पता चले? संबंध पता चले भाई। वो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संबंध बोधक।
ये क्या था? क्रिया विशेषण। अब देखिए जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक है ये किसके भेद हैं? अव्यय अविकारी के। अब आगे देखिए, आगे मैंने बताया है तीसरा है समूचा बोधक। क्रिया विशेषण के अंदर मैंने ये बताया था कि क्रिया विशेषण के ना 4 भेद होते हैं भाई, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। देखो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि आपके माइंड में ये हो जाए कि भी हमारा टॉपिक क्या चला हुआ था। अव्यय वाला टॉपिक हमारा चला हुआ है, एक क्लास हो चुकी थी और कुछ एक डिटेल बचती हैं जो कि आज हम करेंगे। तो अव्यय के अंदर 4 भेद बताए थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक प्लस निपात। अब देखिए क्रिया विशेषण के अंदर भी 4 भेद थे। कौन कौन से थे? क्रिया विशेषण के अंदर कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और क्या था? एक रीतिवाचक। अब कालवाचक में क्या था? कालवाचक में समय, क्रिया विशेषण कि किस समय पे हो रही है, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंदर पता चलेगा। और दूसरा क्या था? स्थानवाचक कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है ये पता चलता है। और तीसरा क्या था? परिमाणवाचक, यानी कि कितनी हो रही है, नाप तोल से पता चला क्रिया विशेषण का। वो क्या है? क्रिया विशेषण परिमाणवाचक अव्यय। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर हमने क्या किया था कि रीति का अर्थ क्या होता है? ढंग होता है। किसी भी क्रिया विशेषण का ढंग, यानी कि उसको करने का ढंग, भाई कैसे किया, कैसे, वैसे, जैसे। तो क्या पता चला कि ये कार्य कैसे हो रहा है, क्रिया कैसे हो रही है, तो वो क्या हो गया यहाँ पे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर हमने देखा था संबंध बोधक। संबंध बोधक में मैंने ये क्या बताया है कि जो अविकारी शब्द होते हैं जिनका एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम करता है, यानी कि संबंध का पता चलता है, वो क्या होते हैं? संबंध बोधक क्रिया विशेषण। और मैंने ये भी बताया था कि संबंध बोधक अव्यय के अंदर क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय 3 प्रकार से पता चलेगा, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर क्या संबंध का पता चलता है। अब तीसरा देखा था हमने समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए समुच्चय बोधक क्या है? समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है? किसको जोड़ना? इसमें क्या कह रहा है कि ये संज्ञा जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर, जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर, देखो संज्ञा क्रिया की विशेषता न बताकर, किसकी विशेषता बताएंगे? न बताकर किसकी विशेषता बताएंगे? शब्दों की, वाक्यांशों की विशेषता बताएंगे भाई, ठीक है? शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, को जोड़ने का कार्य करते हैं। वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने 2 बताया था, एक तो बताया था व्याधिकरण, एक समानाधिकरण, ठीक है? समुच्चय बोधक भी 2 उसमें बढ़ जाता है भाई। कैसे? देखो जैसे उदाहरण ले लीजिए कि निखिल और सुलेखा कॉलेज में पढ़ रहे हैं। निखिल और सुलेखा कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। तो इसमें ये क्या है?
देखिए क्या हो गया, ये और ये यहाँ पे समूचे बोधक का काम कर रहा है भाई। ठीक है, समूचे बोधक का काम कर रहा है। अब देखिए ये कौन सा हो जाएगा, समानाधिकरण हो जाएगा या व्याधिकरण हो जाएगा। ये इसके अंदर कौन सा बनेगा, समानाधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है कि दो समान स्थिति वाले वाक्यांशों को जोड़ता है या वाक्यों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, दो स्थिति वाले वाक्यांशों को जोड़ता है या वाक्यों को जोड़ता है। अब दो स्थिति वाले कैसे, निखिल और सुलेखा बराबर के सहपाठी हैं और साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, समानाधिकरण। अब व्याधिकरण क्या होता है, व्याधिकरण के अंदर देखो एक समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण। ये एक दूसरे के विपरीत हैं भाई, व्याधिकरण। देखो ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। व्याधिकरण दिया होता है वहां पे, लेकिन क्या होता है, व्याधिकरण होता है। ये आ का यहाँ पे आ की मात्रा मिस होती है, जो कि हम ध्यान नहीं रखते। और इनको किसके अंदर, विलोम शब्दों के अंदर भी इनको पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो समानाधिकरण में क्या है, समानाधिकरण में समान शब्दों को जोड़ रहा है ना, जो अब दो समान स्थितियों को जोड़े। ठीक है, व्याधिकरण में क्या होता है, व्याधिकरण में होता है एक मुख्य वाक्य होता है और उसके आश्रित दूसरा उपवाक्य होता है। ठीक है, और उनको जोड़ने का काम कौन करता है, व्याधिकरण। इसमें क्या होता है, एक मुख्य वाक्य प्लस क्या होगा, दूसरा आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम करता है भाई, को जोड़ने का कार्य करता है कौन, व्याधिकरण। व्याधिकरण क्या करेगा, एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा आश्रित वाक्य होगा, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, व्याधिकरण करेगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया था, क्लू वर्ड भी बताए थे, इसलिए, ताकि, यद्यपि, ये आएंगे इसके अंदर। इसलिए, ताकि, कथापि, तथापि, ये शब्द मिलेंगे आपको किसके अंदर, व्याधिकरण के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं हम विस्मयादिबोधक अव्यय के अंदर। अगला है विस्मयादिबोधक अव्यय। अब देखिए विस्मयादिबोधक अव्यय है जो, उसमें क्या मिलेगा, मैंने ये बताया था कि विस्मयादिबोधक में क्या होता है, जिन अव्यय शब्दों में हर्ष, विस्मय, शोक, लज्जा आदि मनोभाव प्रकट हो, जिसे जिन अव्ययों में शोक, हर्ष, ठीक है, विस्मय प्रकट हो, वो विस्मयादि को होते हैं भाई, विस्मयादिबोधक होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे
देखो, जब हम ज्यादा क्या होंगे, मतलब है हर्ष खुशी की स्थिति में होंगे तो आह वाह ऐसे करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आह वाह है। ये सभी किसके अंदर आएंगे, आह वाह, ऐसे शब्द मिलेंगे, वाह आह, ये किस में आएंगे, हर्ष में। अब शोक में हाय हा, ऐसे शब्दों को विस्मयादिबोधक के अंदर रखा गया है। जैसे हाय, ये क्या है, दुखी भाव से शोक के अंदर इनको रखा गया है। इसमें घृणा का भाव होगा, प्रसन्नता का भाव होगा, क्रोध का होगा, आश्चर्य का होगा। इसमें सारे जो हमारे स्थायी रस काम करते हैं ना, वो सारे किसके अंदर आएंगे, विस्मयादिबोधक अव्यय के अंदर आएंगे भाई। ठीक है, ये था विस्मयादिबोधक अव्यय। हमने देखा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के अंदर देखा, फिर उसके कितने पार्ट हैं वो देखे, 4। और फिर उसके बाद था संबंध बोधक अव्यय, वो भी देखा हमने। फिर था समूचा बोधक, और ये था विस्मयादिबोधक। अब हम देखेंगे पांचवा क्या है, अविकारी का भेद। कौन सा, निपात। निपात को देखिए, निपात किसे कहते हैं, बहुत बार पेपर में पूछा गया भाई, और हमें इसका पता होना चाहिए। देखो, जो शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर, जो शब्द किसी शब्द या जो अव्यय जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर प्रभाव डालते हैं, उसके अर्थ पर दबाव या प्रभाव डालते हो, दबाव या प्रभाव डालते हो, वो क्या होगा, निपात होगा। ठीक है, निपात के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, ही भी तक, केवल मात्रे भर। ठीक है, ये सभी किस में आएंगे, जैसे ही भर, और क्या था, ही भर मात्र, केवल, ये सभी किसके अंदर आएंगे, निपात के अंदर आएंगे भाई। करीब होया, भी होया, तो होया, ये सभी किसके अंदर आएंगे, निपात के अंदर। ये शब्द है किसके अंदर आएंगे, ये सारे शब्द निपात के अंदर आएंगे। देखो, जब हम वाक्य के अंदर ही का प्रयोग करते हैं तो इस पे बहुत दबाव डालना पड़ता है। ठीक है, अब निपात के अंदर क्या है, निपात पे क्या होता है, जिस शब्द पे बल डाला जाए वो क्या होता है, निपात होता है भाई। ठीक है, जैसे आप वहां मत जाइए, जैसे शब्द है आप वहां मत जाइए। अब देखो, मात्र भर, ये सभी क्या हैं, मत भी लिख लो इसके अंदर। इसमें क्या है, मत, मत क्या है, इस पे जोर दबाव डाल रहा है, बाकी शब्द का दबाव है किसके अंदर, वाक्य का पूरा दबाव किसके अंदर है, आप वहां मत जाइए। ठीक है, मैं अपने आप ही कर लूंगा ये कार्य। ठीक है, तो जिस शब्द पर जोर पड़ता हो, दबाव पड़ता हो, वो क्या होगा, प्रभाव पड़ता हो, वो क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा हमारा। तो ये थे अव्यय का टॉपिक, अविकारी। मैंने ये बताया कि इसके अंदर कितने होते हैं, और इस टॉपिक से बहुत
बार आता है एग्जाम के अंदर। अब हम कुछ एक PYQ करेंगे, ठीक है। अब देखो PYQ देखेंगे हम। डिटेल हमने कर ली है, जितनी भी डिटेल थी मैंने सारी बता दी है आपको, कहीं से कुछ नहीं बचा भाई। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या अव्यय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। नेट की प्रॉब्लम चल रही है भाई, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम ने लाइव क्लास नहीं ली, तो थोड़ा इशू चल रहा है वाईफाई का, तो वो ठीक हो जाएगा। आजकल में ही हो जाता है कई बार, कोई नहीं, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास की हमने। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। कि क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है, अव्यय है, तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर, क्या बनेगा। ये पूछा है ऐसा, क्या पूछा है ये भाई, क्या है इसके अंदर। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, तो क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा या फिर अव्यय है, तो क्या हो जाएगा, ये अव्यय हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी रहेगा यहाँ पे। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है। निम्न में अव्यय है, भारत है, श्याम है, आ है या फिर दक्षिण है, तो देखिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा आंसर है अव्यय, भारत श्याम आ है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आ है। ये क्या बनेगा यहाँ पे आंसर सही, सी ऑप्शन। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से अव्यय है, वर्तमान है, नया है, तथा है या फिर सुंदर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अव्यय अविकारी शब्द, क्या हो जाएगा। देखो भाई, अब नया साल लग गया है 2025, और आप सभी ने क्या करना है, नए लक्ष्य है, नई उम्मीदें, नया जोश के साथ एग्जाम क्लियर करना है पूरे जोशों से, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, हमें पीछे नहीं देखना, हमें आगे चलना है। तो जब हम पूरे जोश के साथ पूरे जोरों शोरों से लगेंगे, तो ऐसा कोई मजाल नहीं अभी एग्जाम रह जाए। अपने अंदर इतना विश्वास रखो, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और जो भी करूंगा सही करूंगा, और मैं सक्सेस हासिल करके ही रहूंगा। तो क्या हो जाएगा इसमें अब वह यहाँ पे सी ऑप्शन तथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ए उपसर्ग है, बी अव्यय है, सी सर्वनाम है, डी कारक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। रेखांकित शब्द क्या है, प्रतिदिन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन अव्यय हो जाएगा। ये देखो मैंने ये बताया आपको कि अव्यय अविकारी होता है। अविकारी कौन से होते हैं, जिस शब्द के अंदर हम विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी कि उसके अंदर कोई भी जोड़ तोड़ लगा के उसका रूप चेंज नहीं कर सकते, वो क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, चार होते हैं भाई।
देखो ये होते हैं विकारी शब्द जिनके हम परिवर्तन कर सकते हैं। संज्ञा हो गया, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये क्या हैं? ये चारों क्या विकारी हैं भाई, ठीक है, विकारी शब्द हैं ये। और अविकारी मैंने आपको बताया है, वो क्या है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात और विस्मयादि बोधक। क्या है ये? अविकारी शब्द। देखो प्रतिदिन प्रतिदिन ही लिखा जाएगा, इसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। तो ये मैं आसान तरीका बता रही हूं आपको छाटने का। अब वह क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है? तो बताइए ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा आंसर? मेरा बेटा हजारों में एक है, हजारों क्या है? डी ऑप्शन अव्यय। हजारों एक शब्द है तो ऐसा ही अपने ही अस्तित्व में बना रहेगा, ज्यों का त्यों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और, तो इसमें अव्यय शब्द कौन सा हो जाएगा बताइए? कौन सा हो जाएगा अव्यय? और बिल्कुल अलग से आंसर दिख रहा है इसके अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है, वह हमेशा अपने गीत। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? देखो ये हमेशा क्या है? ये वाला बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा हमारा, हमेशा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद है, वह नहीं, काम या फिर करना। तो बताइए आंसर। वह काम नहीं करता। तो देखो नहीं, नहीं क्या है? अव्यय अविकारी शब्द है। इस पे लिंग वचन काल कारक के कारण कोई भी प्रभाव या परिवर्तन नहीं होता, बदलाव या प्रभाव नहीं पड़ता। और ये किसके अंदर आएगा? निपात के अंदर आएगा भाई, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अव्यय है उत्तर, ठीक, जापान या फिर कृष्णा। अव्यय बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा अव्यय? ठीक, बी ऑप्शन। ये क्या है? अव्यय अविकारी शब्द है। चलते हैं आगे। कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। विकृत मैंने विकार उत्पन्न नहीं होता जिसके अंदर। तो कौन सा? मैंने अभी बताया था आपको कि विकारी शब्द कौन से होते हैं? चार होते हैं जिनके अंदर हम बदलाव कर सकते हैं। और अविकारी क्या है? अव्यय। अव्यय को ही क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं वहां होकर आया हूं। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं, वहां, होकर या फिर हूं। कौन सा हो जाएगा? मैं वहां होकर आया हूं। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा बन जाएगा यहाँ पे?
कौन सा हो जाएगा? देखो ये क्या होगा, ये मैं क्या है, ये तो नहीं है, ये तो करता है, सर्वनाम है। ठीक है, अब देखो ये शब्द क्या है, ये यहां पे बन जाएगा वहां, ये क्या है, ये अव्यय शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। ये कह रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। इसमें क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है? तो बताइए, क्रिया विशेषण और अव्यय में क्या होता है? अव्यय का ही भेद होता है ना क्रिया विशेषण, उसमें क्या होगा, उसमें क्रिया की विशेषता मिलेगी आपको, इसलिए क्या है ये अव्यय हो जाएगा, क्रिया विशेषण नहीं होगा। देख लीजिए एक बार। क्या है ऑप्शन? बी। बी आंसर सही रहेगा। 12th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। अव्यय अविकारी शब्द क्या है? लेकिन। रमेश अच्छा गाना गाता है। रमेश अच्छा गाना गाता है, तो देखो बाद में अच्छा है क्या है, ये पूछ रखा है। क्रिया विशेषण है, विशेषण है, अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पे ना अव्यय होगा या क्रिया विशेषण होगा, पहचानिए। गाने की विशेषता बताई है कि अच्छा गाना क्या है, यहाँ पे क्रिया हो रही है और कैसे हो रही है, अच्छी। अच्छा क्या है, यहाँ पे विशेषण का कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन ए, ए सही होगा 13वें क्वेश्चन का। आगे देखिए, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने के समय का, क्रिया के नापतोल का, क्रिया के स्थान का या फिर क्रिया की रीति का? बताइए, ये उसी के अंदर से है। देखो ये सारे PYQ हैं और मैंने जो आपको डिटेल दी है वो इतनी अच्छी तरह से दी है कि एक एक शब्द समझ में आ जाए भी कैसे क्या होता है। अब देखो परिमाणवाचक पूछ रखा है, तो परिमाणवाचक में क्या बताया था मैंने? क्रिया के नापतोल का पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब देखो क्रिया के होने के समय का, समय किसके अंदर आएगा बताइए? कालवाचक के अंदर ना। ये किसके भेद हैं? ये क्रिया विशेषण के भेद चल रहे हैं। अब देखो क्रिया के स्थान का स्थानवाचक है, और ये क्या है? रीति, रीतिवाचक, रीति ढंग। और ये क्या होगा? ये नापतोल का क्या होगा? परिमाणवाचक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, या फिर मैदान हरा भरा है। डी ऑप्शन, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखो क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब देखिए किसमें है। पहला ही आंसर हमारा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखो कैसे, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, तो ये मात्रा बता देना बहुत। ठीक है, ये किसके अंदर आएंगी? परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आएंगी, ये बहुत ओले पड़े हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। आगे देखिए, सरकार ने अशत प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का
प्रयोग हुआ है। ठीक है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। रीतिवाचक है, कालवाचक है, परिमाण है या फिर स्थानवाचक है। देखो ये शब्द है ना, सरकार ने असत है, तो इसमें क्या परिमाण वाचक की विशेषता बता रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें क्या है, नाप तोल की जहां पे विशेषता बताई जाए, जहां पे क्रिया हो नाप तोल की, तो क्या हो जाएगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं, जूता, आज, भीतर, इनमें से एक से अधिक बनेगा आंसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। अबे पूछा भाई, अबे नहीं है तो कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन है, बिल्कुल अलग दिख रहा है ए ऑप्शन। देखो आज भी क्या है भीतर, ये क्या है, अव्यय अविकारी शब्द है, लेकिन जूता नहीं है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। हमने देखे अव्यय क्या होते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। जितने भी पीवा क्यों बच रहे हैं हम आगे की क्लास में करेंगे कंटिन्यू। तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।